Hello students, this is class 9th and today we are doing chapter 9 force and laws of motion. This is part 3 and today we have to discuss Newton's second law of motion. Okay beta, so firstly before discussing about Newton's second law of motion, we have to discuss about the topic that is momentum. So to understand the concept of momentum, we have to take some examples. Like I am taking two material of same mass. Suppose if this is 1 kg and this is also 1 kg and someone is standing here, and I am also taking the another case where I am again taking two bodies, but now the mass is different. This is 1 kg and this is 10 kg. At this time the velocity at here is 2 meter per second and this is the velocity 10 meter per second. But in this case I am taking velocity is same and the velocity I am taking here is 10 मीटर पर सेकेंड. अब आप मुझे बताइए बेटा कि एक आपके पास बॉडी है जिसका मास क्या है सेम. इस वाले केस में m सेम है, ओके, और इस वाले केस में v सेम है. अब आप ये बताओ आपके लिए कौन सी बॉडी को स्टॉप करना ही होगा. अगर आपके पास आपके दोनों ये बॉडी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, तो आप कौन सी बॉडी को इजीली स्टॉप कर पाओगे. इस बॉडी को जो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है या इस बॉडी को जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है. सोचो एंड गिव मी द आंसर. ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटा. अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे साइड कौन सी वाली बॉडी आ रही है. एक बॉडी ये आ रही है, ये बॉडी आ रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और एक बॉडी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. तो बेटा जो बॉडी जितनी फास्ट आएगी उसको रोकना उतना ही टफ होता है, ठीक है. एक आपकी तरफ साइकिल आ रही है, एक आपकी तरफ मान लो ट्रक आ रहा है, किसको रोकना टफ है, ट्रक को, ठीक है. तो ये इसको रोकना काफ़ी क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा. क्लियर. तो यहाँ पे देखो आप इस वाले केस में इसमें हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी तो सेम कर दी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन अब मास में चेंजमेंट कर दिया. तो इसका मास 1 kg का, इसका मास 10 था. एक तो 10 kg की बॉडी आपकी तरफ आ रही हो और एक 1 kg की बॉडी सेम स्पीड. तो किसको रोकना टफ है, हैवी बॉडी को रोकना टफ है. तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे एक बॉडी है जो मास पे भी डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है, और एक ऐसी टर्म जो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम. और दिस इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम. ये क्या है बेटा, मोमेंटम का सिंबल है. क्या है, सिंबल, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ मोमेंटम. ओके. और ये क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. क्या होता है ये, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास एक ये बॉडी थी और एक ये वाली बॉडी थी, तो मेरे लिए स्टॉप करना किसको टफ था, इसको, ठीक है. तो इसका मतलब ये बॉडी मुझ पे ज़्यादा फोर्स लगा रही थी और ये बॉडी मुझ पे लेस फोर्स लगा रही थी. इस वाले केस में ये बॉडी ज़्यादा फोर्स लगा रही थी और ये वाली बॉडी लेस फोर्स लगा रही थी. तो हमने यहाँ से क्या देखा, हमने यहाँ से देखा कि P एंड F आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि मोमेंटम और फोर्स दे आर रिलेटिव टर्म. ओके. और ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही हैं कि जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा. सो दे और ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द फोर्स. ओके बेटा. इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि हमने यहाँ से क्या देखा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. और जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए. इस फॉर्मूले को अभी हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे. क्या करेंगे, प्रूव करेंगे. कौन सी लॉ से प्रूव करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ से हम इसी फॉर्मूले को फाइंड आउट करेंगे. क्लियर. तो यहाँ से अभी हम इस फॉर्मूले के बारे में नहीं पता, हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, मैथमेटिकली फाइंड आउट करना है बेटा हमें. तो यहाँ से आपने क्या देखा, P किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज ये दोनों पे डिपेंड करता है. क्लियर. अब सपोज करो आपके पास ये कोई कार है, ये कोई ट्रक है, तो इसका मास क्या होता है, ज़्यादा, इसका मास क्या होता है, कम. अगर ये किसी भी बॉडी को हीट करेंगे तो कौन ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा और ये कम फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है. लेकिन अगर आप इसका अपोजिट केस लो, मेरे पास एक बुलेट है, ठीक है, उसका मास तो क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है. मास क्या होता है, कम. तो इसका मतलब ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है मोमेंटम, और किस पे डिपेंड करता है बेटा, मास पे भी डिपेंड करता है, ठीक है. सो यू कैन से दैट सिंबल ऑफ मोमेंटम इज P, फॉर्मूला ऑफ दिस इज मास इंटू वेलोसिटी. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ओके.
हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, और एक और यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आएगा हमारा, एक और कंसेप्ट ये निकल के आएगा कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि मोमेंटम 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, लीनियर एंड एंगुलर। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर मोमेंटम है, तो मैं सिंपल मोमेंटम बोलूँ या फिर मैं इसको लीनियर मोमेंटम बोलूँ, दोनों का एक ही मतलब है। ओके, इसको हम लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं, इसको हम सिंपल मोमेंटम भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये इसका सिंबल हुआ P, इसकी फॉर्मूला m/v। ठीक है, और इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू टेम्परेचर की चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। और ये फोर्स कौन सा फोर्स है बेटा? ये है एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन सा? ये एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ये वाला फोर्स है ये। ठीक है, सो ये इसके बारे में था बेटा। यहाँ से P आपका क्या है? P इज़ द लीनियर मोमेंटम, M क्या है बेटा? M इज़ द मास ऑफ बॉडी एंड V इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ओके, तो ये था बेटा इसका। अब यहाँ से देखो आप, अगर मान लो अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है, बॉडी किस में है? रेस्ट में। और अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो P क्या होता है? m/v। तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 0। तो अगर बॉडी आपकी किस में है? रेस्ट में है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। सो यू कैन से हियर दैट कि आप इसको क्या कह सकते हो बेटा? आप इसको ये कह सकते हो बेसिकली कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड, अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। क्लियर? तो ये मोमेंट के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए आपको बेटा। इनको बहुत अच्छे से समझना है और इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले की, इस वाले टर्म का हम क्या करेंगे? आगे जाके यूज़ करेंगे इसको। आप एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। अगर मान लो कोई भी कराटे प्लेयर है, बहुत सारी स्लैब्स रखी हुई हैं, ठीक है, वो एक ही हाथ से उनको तोड़ देता है। जब वो उसको तोड़ेगा तो वो क्या करेगा? उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा और टाइम क्या लेगा? कम लेगा। बिकॉज आप यहाँ से देख रहे हो इस फॉर्मूले से बेटा, यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि जो फोर्स और मोमेंटम दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट फोर्स एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि कम टाइम ले और ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वो इसको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा इस कराटे प्लेयर्स को, पूरी पाइल्स को। ठीक है, अगर इस कम ज़्यादा टाइम लेगा तो इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो फोर्स एंड मोमेंटम दे आर रिलेटेड फ्रॉम विद ईच अदर। चलो अब हम न्यूटन सेकंड लॉ को करते हैं बेटा। इससे पहले चलो मैं आपको एक और बता देती हूँ, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ m/v²। अब मैंने इसको क्या किया बेटा? m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से क्या कर दिया? डिवाइड। तो क्या हो जाएगा? ½ m²v²/m। अब आपको पता है P क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, अभी हमने पढ़ा है। तो अब p² यहाँ से निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? m²v²। इसको मैं क्या कर दूँ? यहाँ पर पुट कर दूँगी तो क्या हो जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ p²/m। तो ये क्या है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ से जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? p² के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपकी मोमेंटम डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? अगर मैं आपको कह रही मोमेंटम 2 टाइम्स हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? तो आप यहाँ से देखो, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट का स्केयर के प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 2 का स्केयर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी? 4 टाइम्स। ओके, अगर मैं आपका कहूँ
कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आपका मोमेंटम हाफ हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 1/4। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। फिर एक मास का कंसेप्ट आता है कि अगर मास डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम पे, इन सब पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको कह रही हूँ कि मास क्या हो गया, डबल हो गया। मास डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये इसके क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इसके ऊपर बेस्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि अगर किसी बॉडी का मास 20 किलोग्राम है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो P = mv। तो मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास कितना है 20, वेलोसिटी कितनी है 2, कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, इसका मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। और इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्हाट द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ 75 kg, ओके। व्हाट द मोमेंटम ऑफ ए मैन, मैन का मास कितना है, मैन का मास है 75 kg और उसकी वेलोसिटी हमने मान ली कि वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। तो मोमेंटम वही बेटा सेम 75 × 2 कितना हो जाएगा 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये इसके न्यूमेरिकल थे बेटा, ठीक है। अब हम करते हैं अपना मेन जो हमारा टॉपिक है, ओके। हमारा मेन टॉपिक क्या है बेटा, हमारा मेन टॉपिक है फोर्स एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा नेक्स्ट है और मेन टॉपिक यही है, तो हमें इसी को अच्छे से करना है बेटा, ठीक है। अब हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या देता है, ये हमें फोर्स की वैल्यू देता है कि हाउ मच फोर्स वी हैव टू अप्लाई ऑन ए बॉडी टू एक्सेलरेट इट, ठीक है। किसी बॉडी को अगर हमें एक्सेलरेट करना है तो हम उस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सपोज हमने सपोज कर लिया, अब हम न्यूटन सेकंड लॉ को ड्राइव करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ के पहले हम क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन बता देती हूँ मैं आपको क्या कहती है। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied external force। और फोर्स भी हम कौन सा यूज करेंगे, अनबैलेंस। ये इसकी डेफिनेशन है। दैट इज वी कैन से दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। सो आई हैव टू कंसिडर ए बॉडी। मैंने एक बॉडी मान ली जिसका मास कितना है m और जिसकी वेलोसिटी कितनी है u, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये मूवमेंट करके यहाँ चली गई। जब ये यहाँ से यहाँ गई तो इसने टाइम ले लिया t, यहाँ इसकी वेलोसिटी हो गई v और मास हो गया m, ठीक है। तो अब मैं ये कह रही हूँ यहाँ से मैंने इस पर क्या अप्लाई किया, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा है। क्या करा है मैंने, यहाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा है। तो जब मैंने इस बॉल को फोर्स अप्लाई करा, जैसे यही है इसका मास है, मैं फिलहाल u वेलोसिटी, मैंने इसको फोर्स अप्लाई करा और ये बॉडी यहाँ चली गई। तो अब मास तो m ही रहा, इसका भी v इसकी क्या हुई फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने t लिया टाइम। तो अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि मैंने इस पर बेसिकली कितना फोर्स अप्लाई करा, ठीक है। क्योंकि जब किसी पे फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम तो हो ही रहा है, मोशन तो हो ही रहा है इसके अंदर, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें पता है। तो अब हम बेसिकली इसको फाइंड आउट करते हैं बेटा, चलो ठीक है। मैं इसको रब कर देती हूँ, अब आप इसको मैथमेटिकली करके देखेंगे। तो चलो हम इसको करते हैं बेटा। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम है, तो इनिशियल मोमेंटम तो ये है ना बेटा PI। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा mu, और यहाँ से फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा ये, इसको हम क्या कहेंगे mv। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया बेटा, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप क्या कह सकते हो mv माइनस mu, m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u। तो ये क्या आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम। टाइम कितना लिया है बेटा इसने, टाइम लिया है t, ठीक है। आप यहाँ से देखो टाइम कितना लिया है बेटा इसने, t टाइम लिया। तो ये इसका आ गया चेंज इन मोमेंटम। तो अब आपको पता है कि सेकंड लॉ क्या कहती है, सेकंड लॉ कहती है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या कहती है कि F
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, ये अपना dp कितना दे रखा है चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू, और ये टोटल टाइम टेकन कितना दे रखा है t। तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे, तो f इज इक्वल टू के dp बाय dt। तो k हमने मान लिया से 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो f क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू अपॉन में टी। तो यहाँ से m इधर आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन में टी। और ये देखो बेटा ध्यान से क्या है, ये क्या है, देखो आप, v माइनस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में करा था, दिस इज एक्सेलरेशन। क्या है बेटा, ये एक्सेलरेशन है। वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो f हमारा हो जाएगा m इंटू ए, एंड दिस इज द फोर्स दैट वी हैव टू मेक, दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर आपको किसी भी बॉडी पे, किसी भी m मास की बॉडी को, सपोज ये एक बॉडी है, m मास की बॉडी है, अगर मैं इसको a से एक्सेलरेट करना चाहती हूँ तो मुझे इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, सो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ये हमारी क्या है बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और यू कैन से, और क्या होती है, इसकी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी इसी की यूनिट है। फोर्स के काफ़ी टाइप्स होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि फोर्स की कोई एक ही बेसिकली टाइप है, बहुत सारी टाइप हैं। ठीक है, ये तो इसकी एसआई यूनिट है, और अगर आप इसकी सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो सीजीएस क्या हो जाएगी, डाइन। सीजीएस क्या यूनिट होती है बेटा, सीजीएस इसकी यूनिट होती है डाइन। हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, सीजीएस इसकी यूनिट होती है डाइन होती है। और इसमें अच्छा एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि व्हेन यू कैन से देयर इज 1 न्यूटन फोर्स, तो 1 न्यूटन फोर्स कब होगा बेटा, इफ़ वी हैव टू टेक बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड इट इज एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देन यू कैन से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप 1 किलोग्राम की बॉडी लेते हो, उस पर 1 ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अप्लाई करते हो, तो वो कितना फोर्स यूज़ होगा, उस पर कितना फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन फोर्स लगेगा बेटा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या देते हैं, एक रिलेशनशिप देते हैं बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सेलरेशन। तो वो गिव द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एफ एंड ए के बीच में कौन रिलेशनशिप देता है हमें, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहती है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, कि किसी बॉडी पे हम जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे वो बॉडी उतनी ज़्यादा क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर कोई भी फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको हम किससे दिखाएंगे, नेगेटिव से दिखाएंगे। क्लियर, किससे दिखाएंगे, नेगेटिव। अगर हमने किसी के सामने नेगेटिव लगाया, इट मीन्स फोर्स किस में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ओके बेटा, चलो, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होगी हमारी। ओके, अब हम इसकी करते हैं एप्लीकेशन। अब हम एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस क्रिकेट बॉल। अभी आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, कोई भी क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, एक बार बुक में दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो बुक, ये कोई क्रिकेट, जब कोई बॉल को पकड़ता है ना तो अपने हाथों को ऐसे नीचे की तरफ करता है। ठीक है, कैसे, हाथों को नीचे की तरफ करता है, ऐसे करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब धीरे धीरे वो क्या कोशिश कर रहा है। तो ये कंसेप्ट है बेटा, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है, इसने क्या किया, टाइम को इंक्रीज कर दिया। पहले यहाँ थी बॉल, फिर यहाँ, तो इसने धीरे धीरे किसको इंक्रीज कर दिया, इसने टाइम को इंक्रीज कर दिया। तो टाइम को इंक्रीज करा तो फोर्स को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अगर फोर्स डिक्रीज हो गया तो यू कैन से दैट जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए उसके हाथों पर असर होगा
बॉल धीरे 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 पकड़ता है ताकि टाइम इंक्रीज हो जाए, और टाइम इंक्रीज होने पर उसको कम से लगे। ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल्सो न्यूटन एप्लीकेशन। इसके बाद का आता है कराटे प्लेयर का भी पूछा जाता है, जैसे हाई जंपर का केस आपका। ठीक है, हाई जंपर के केस में क्या होता है, तो हाई जंपर के केस में क्या होता है बेटा, हाई जंपिंग के केस में क्या होता है, मतलब जब कोई भी है जहाँ से जब यहाँ वो कूदता है तो यहाँ पर उसके लिए तो सैंड होती है या कोई सॉफ्ट होता है, तो जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो यहाँ पे सैंड या वुड्डा क्यों होता है, मोशन कम हो जाएगा, जितना अमाउंट ऑफ मोशन कम होगा है उसको भी ठीक है बेटा। अच्छा, फिर और क्वेश्चन है कि वाई वी यूज सीट बेल्ट क्यों यूज़ करते हैं, ये भी इसी की एप्लीकेशन है। तो क्या क्या एप्लीकेशन है बेटा, क्रिकेट प्लेयर वाली एप्लीकेशन है, कराटे प्लेयर वाली एप्लीकेशन है, सैंड वाली भी इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, सीट में जो कार में सीट बेल्ट होती है वो हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो कार में हम सीट बेल्ट इसलिए यूज करते हैं बेटा क्योंकि सीट बेल्ट क्या करती है, हमें इंजरी से बचाती है, हमें एक्सीडेंट से बचाती है। सपोज करो आप एक गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हो, आपने सीट बेल्ट लगा रखी है। ठीक है, आपने सीट बेल्ट लगा दी, तो इससे क्या होगा, जो कार है कार की से टकराएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब आप एकदम से टकराते हो तो जब एक्सीडेंट होता है ना बेटा, तो टाइम बहुत कम हो जाता है। मोशन ज़्यादा हो गया, अगर अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा हो गया तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, तो हम यहाँ से कहेंगे कि अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इन जो आपस की चोट है वो बढ़ जाएगी, मीन्स एक दूसरे क्रश हो जाएंगे, एक दूसरे मिक्स हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो सीट बेल्ट क्या करती है, सीट बेल्ट क्या करती है, हमें एक तरीके की सेफ्टी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सीट बेल्ट क्या होती है, आपने देखा वो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है। क्या होती है, वो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है, मतलब वो उसको आप ऐसे खींच सकते हो, स्ट्रेचेबल होती है लाइक दिस। देखो जैसे ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है, ठीक है, वो क्या होती है, स्ट्रेचेबल होती है। ठीक है, स्ट्रेचेबल होने से क्या होगा कि आप जो जिसका एक्सीडेंट हो रहा हो तो आगे की तरफ जाएगा, लेकिन सीट बेल्ट उसको क्या करेगी, पीछे की तरफ खींचेगी। ठीक है, तो लॉन्गर टाइम लेगा, क्योंकि ये आगे पीछे जाने में, ये आगे गया फिर एकदम से पीछे आ रहा है तो टाइम बढ़ गया ना यहाँ पे सीट बेल्ट की वजह से। सीट बेल्ट की वजह से क्या हो जाएगा, सीट बेल्ट की वजह से टाइम इंक्रीज हो जाएगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो यू कैन से फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारा मोमेंटम भी डिक्रीज हो जाएगा, और इस वजह से क्या हो जाएगी, हमें कम से कम चोट लगी, इसलिए हमें सीट बेल्ट का। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन बेटा। सो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ का डेफिनेशन पढ़ा, उसका डेरिवेशन करा, उसके लिंक पढ़े, किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, और एक और है इसका कि हाउ वी कैन प्रूव मैथमेटिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ बाय सेकेंड लॉ। ठीक है, ये कह रहा है कि आप फर्स्ट लॉ का मतलब यूज, फर्स्ट लॉ को प्रूव करके दिखाओ। फर्स्ट लॉ क्या कहती है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यानी कि वेलोसिटी जीरो, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इनिशियल और फाइनल सब कुछ। तो इस चीज़ को आप सेकेंड लॉ से प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को सेकेंड लॉ से प्रूव करेंगे तो वी कैन से दैट
कि इसको हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने ये माना इसको मैथमेटिकली प्रूव करते, तो वी नो दैट बेटा, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम में होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको हम क्या कह सकते हैं एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये बेसिक लॉ बेटा, इसकी हेल्प से हम फर्स्ट को भी प्रूव कर सकते हैं, थर्ड को भी प्रूव कर सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, ऐसे लॉ जिसकी हेल्प से हम दोनों को प्रूव कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइम को इधर ले आएंगे तो एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। ठीक है, सो इसको हम प्रूव करेंगे। तो अगर आप मान लो इफ़ इसका केस वन क्या कहता है, अगर एफ आपका 0 हो जाए और वी किसके इक्वल हो जाए, यू के इक्वल हो जाए, तो इस वाले केस में हम क्या कह सकते हैं कि टाइम कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, तो ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कंटिन्यू मूव करता रहेगा, क्या रहेगा, कंटिन्यू मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में ये कह रहा है कि अगर मान लो u 0 हो जाए, अगर u 0 हो जाएगा तो v भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब बॉडी किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। तो फर्स्ट लो यही तो कहती है हमें, क्या तो बॉडी मोशन में रहेगी कंटिन्यू, या बॉडी क्या करती रहेगी, रेस्ट में। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस तरीके से मैथमेटिकली हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को सेकेंड लॉ की हेल्प से क्या कर सकते हैं बेटा, प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ एंड इट्स एंड द प्रूफ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा, उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल, ठीक है, फोर्स फाइंड आउट करना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स एक्सेलरेशन हमें 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से रखा है बॉल का 6 kg। तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू एम कितना है 6, जी कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। ठीक है, अब एक और इसमें कहा रखा है आपको कि मेरे पास क्या अवेलेबल है, मेरे पास फोर्स दे रखा है। ठीक है, फोर्स दे रखा है सपोज करो 10 न्यूटन। ठीक है, और मोमेंटम दे रखा है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। टाइम पूछ रखा है, तो टाइम आपको पता है एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फॉर टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना दे रखा है 20, टाइम हमसे पूछा हुआ है, फोर्स कितना दे रखा है, तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 20/10, टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। मतलब आप ये कह सकते हो किसी भी तरीके से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, एंड हम न्यूमेरिकल्स की और भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट्स में हम न्यूटन क्या करेंगे, थर्ड लॉ करेंगे बेटा। कौन सी लॉ करेंगे, थर्ड लॉ करेंगे, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट यूर कंस्ट्रक्टिव फिजिक्स। तो थैंक्स अ लॉट, मेहनत करो अच्छे से बेटा। ओके, थैंक यू।